Hello everyone. In today's video lecture, we will start the discussions of liabilities of statutory auditor. जैसा कि हम लोग जानते हैं, एक जो चार्टेड अकाउंटेंट होते हैं, वो स्टैट्यूटरी ऑडिटर का काम करते हैं और ये चार्टेड अकाउंटेंट का जो प्रोफेशन है, ये काफी वैल्यूएबल प्रोफेशन है। इसीलिए जब चार्टेड अकाउंटेंट किसी कंपनी का ऑडिट करते हैं, स्टैट्यूटरी ऑडिट कंडक्ट करते हैं, देन उनकी ड्यूटी होती है कि वो एक ट्रू एंड फेयर रिपोर्ट बना करके प्रिपेयर करके सबमिट करे किसे, जो कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं, मेंबर्स हैं उनको। लेकिन जब स्टैट्यूटरी ऑडिट की बात हो जाती है, देन यहाँ पे ओनली द शेयर होल्डर्स आर नॉट इंटरेस्टेड इन स्टैट्यूटरी ऑडिट, द थर्ड पार्टीज आर ऑल्सो इंटरेस्टेड सच एज द क्रेडिटर्स एंड द बैंकर्स। जैसे कि क्रेडिटर्स एंड बैंकर्स को भी इंटरेस्ट है ऑडिटेड रिपोर्ट से, क्योंकि ऑडिट रिपोर्ट देखने के बाद उन्हें पता लगता है कि जिस कंपनी को उन्होंने क्रेडिट दी हुई है, उधार दी हुई है, वो कंपनी सही से फाइनेंशियली फंक्शन कर रहा है या नहीं। ओके, अगर कंपनी फाइनेंशियली सही से फंक्शन नहीं करेगी, देन क्या होगा, जो क्रेडिटर्स हैं उनके पैसे डूब सकते हैं। ओके, कंपनी अगर इंसॉल्वेंट हो जाएगा, देन क्रेडिटर्स और बैंकर के पैसे डूब सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि एक स्टैट्यूटरी ऑडिटर का लायबिलिटी अराइज कब होता है। एक स्टैट्यूटरी ऑडिटर का लायबिलिटी तब अराइज होता है जब एक स्टैट्यूटरी ऑडिटर अपने राइट्स को सही से एक्सरसाइज नहीं करता और अपनी ड्यूटी को अच्छे से परफॉर्म नहीं करता। जैसे इससे पहले की वीडियो लेक्चर्स में हम लोगों ने डिस्कस किया है राइट्स ऑफ ऑडिटर एंड ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर। अगर कोई ऑडिटर अपने राइट्स को अच्छे से एक्सरसाइज नहीं करता और साथ में जो उसकी ड्यूटी, अगर वो ड्यूटी को सही से परफॉर्म नहीं करता, देन डेफिनेटली लायबिलिटी विल अराइज अगेंस्ट दैट ऑडिटर। अब हम लोग देखते हैं कि किस किस तरीके के लायबिलिटीज अराइज होते हैं ऑडिटर के अगेंस्ट। लायबिलिटीज ऑफ एन ऑडिटर, फर्स्ट जो है हमारा वो है सिविल लायबिलिटी। सिविल लायबिलिटी में आपके दो तरीके की लायबिलिटी है, लायबिलिटी ऑफ नेग्लिजेंस एंड लायबिलिटी ऑफ मिसफिजेंस। नेक्स्ट जो है हमारा लायबिलिटी अंडर कंपनीज एक्ट, इसमें भी दो तरीके की लायबिलिटी। फर्स्ट जो है हमारा वो है लायबिलिटी फॉर मिस स्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस, और दूसरा जो हमारा क्रिमिनल लायबिलिटी अंडर कंपनीज एक्ट। जैसे कि हमारे देश में अभी फॉलो हो रहा है कंपनीज एक्ट 2013, देन क्रिमिनल लायबिलिटीज अंडर कंपनीज एक्ट 2013। नेक्स्ट जो है हमारा वो है क्रिमिनल लायबिलिटी अंडर इंडियन पेनल कोड आईपीसी। नेक्स्ट है लायबिलिटी अंडर इनकम टैक्स एक्ट, liability for professional misconduct, and next one is liability towards third party। इसमें भी दो तरीके के हैं, liability for negligence and liability for frauds। अब फर्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं सिविल लाइबिलिटीज ऑफ ऑडिटर, जिसमें कि फर्स्ट है हमारा वो है लाइबिलिटी फॉर नेग्लिजेंस। जैसे कि नेग्लिजेंस वर्ड्स आप लोग समझ रहे हैं कि किसी चीज पे ध्यान नहीं दिए, मीन्स वो क्या हुए, इग्नोर कर दिए। ओके, जैसे कि अपनी ड्यूटी थी, अपनी ड्यूटी में किसी एक पर्टिकुलर ड्यूटी को उन्होंने अच्छे मतलब परफॉर्म नहीं किया, इग्नोर कर दिया, निगलेक्ट कर दिया। लेकिन ऐसे केस में ऑडिटर की लायबिलिटी कब अराइज होगी, जब ऑडिटर की नेग्लिजेंस की वजह से, ऑडिटर की नेग्लिजेंस की वजह से अगर कंपनी को लॉस हो जाए। ओके, अगर कंपनी को लॉस हो जाए, देन ऐसे में ऑडिटर की लायबिलिटी अराइज होगी। द ऑडिटर विल कंपनसेट द कंपनी फॉर हिज लॉसेस। ओके, तो नेग्लिजेंस का मतलब आप सीधा सीधा समझिए कि किसी काम को उन्होंने नहीं किया और इस वजह से कंपनी को नुकसान हो गया। लेकिन अगर कंपनी को किसी तरीके का नुकसान हुआ है लेकिन ऑडिटर की नेग्लिजेंस नहीं है, देन उसके लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। वो जिम्मेदार कब होंगे, जब जिम्मेदार तभी होंगे जब कंपनी को नुकसान होगा ऑडिटर की नेग्लिजेंस की वजह से। नेक्स्ट में हमारा वो है लायबिलिटी फॉर मिसफीजेंस। मिसफीजेंस का मतलब हो गया कि कि ऑडिटर का किसी तरीके का एक्शन, ऑडिटर ने यहाँ पे एक्शन लिया, एक्ट किया, मीन्स अपनी एक्ट किया, एक्शन लिया, लेकिन उस एक्शन की वजह से क्या हो गया, कंपनी को लॉस हो गया। जैसे लिखा हुआ मिसफीजेंस मीन्स ब्रीच ऑफ ट्रस्ट इफ एन ऑडिटर डज समथिंग wrongful in the performance of his duties and resulting in a financial loss to the company।
मीन्स कुछ गलत किया और उस गलती की वजह से कंपनी को नुकसान हो गया। ओके, देन ही इज गिल्टी फॉर मिसफीजेंस, और इन सच अ केस द कंपनी कैन रिकवर डैमेजेस फ्रॉम द ऑडिटर or from any officer of the for breach of trust misfeasance. Misfeasance proceedings can be initiated against the auditor for any untrue statement in the prospectus or in the event of winding up of the misfeasance का मतलब समझिए कि ऑडिटर का कि एक्ट के द्वारा कंपनी को नुकसान हुआ, देन इसके लिए भी ऑडिटर जो है वो लाइबल होगा, द लाइबिलिटी फॉर ऑडिटर राइजेस। नेक्स्ट जो हमारा वो है लाइबिलिटी अंडर कंपनीज एक्ट 2013। अब कंपनीज एक्ट के अंदर में ऑडिटर की लाइबिलिटीज जो अराइज होती है, इसमें फर्स्ट है हमारा लाइबिलिटी फॉर मिस स्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस। नेक्स्ट है हमारा, जो इसी में हम लोग देखते हैं लाइबिलिटी फॉर मिस स्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस। जैसे कि प्रोस्पेक्टस के बारे में हम लोग जानते हैं कि प्रोस्पेक्टस कंपनी कब इशूज करती है, जब वो पब्लिक को ऑफर करती है सिक्योरिटीज के लिए। सिक्योरिटीज मींस इक्विटी शेयर्स डिबेंचर, जब कंपनी इशू करती है डायरेक्टली पब्लिक को, आईपीओ लाती है, एंड एट दैट टाइम वो प्रोस्पेक्टस भी इशू करती है। प्रोस्पेक्टस में बहुत सारे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होते हैं, जैसे कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है प्रीवियस ईयर का, प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का बैलेंस शीट होता है, और साथ में ये भी डिक्लेयर किया जाता है कि लास्ट ईयर्स में कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को कितने डिविडेंड डिक्लेयर किए हैं, और जो डिविडेंड डिक्लेयर किए वो किस सोर्स से डिविडेंड डिक्लेयर किए। ओके, सो ये सब इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होता है। अगर ये सब इंफॉर्मेशन अगर सही ना रहे, गलत रहे या ओमिटेड रहे, देन वो किस दायरे में आ जाएगा, लायबिलिटी फॉर मिस स्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस। और जैसे ही लायबिलिटी फॉर मिस स्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस हो जाएगा, देन इसमें नुकसान किसका होगा, वैसे पर्सन जो कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे, जो कंपनी का शेयर्स खरीद के जो कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे, जो कंपनी का डिबेंचर्स खरीद के कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे, उनका नुकसान होगा। सो यहाँ पे लिखा हुआ है द ऑडिटर शैल बी लायबल टू कंपनसेट हिम फॉर एनी लॉस डैमेजेस सस्टेन्ड बाय द रीजन ऑफ एनी अनट्रू स्टेटमेंट इंक्लूडेड देयरिन। ओके, सो जो इन्वेस्टर्स हैं कंपनी में, जिन्होंने उस प्रोस्पेक्टस के बेसिस पे कंपनी में इन्वेस्ट किया है, उनको कंपनसेट करना होगा। कौन कंपनसेट करेंगे, द ऑडिटर विल कंपनसेट देम। अब ध्यान दीजिए, ऑडिटर जो है अपनी इस लायबिलिटी से वो बच सकता है, कब बच सकता है। फर्स्ट जो है, द प्रोस्पेक्टस इज इशूड विदाउट हिज नॉलेज और कंसेंट। अगर प्रोस्पेक्टस में मिस स्टेटमेंट है और मिस स्टेटमेंट के बेसिस पे ही शेयर होल्डर्स ने अगर इन्वेस्टर्स ने कंपनी के शेयर्स खरीद लिए, अब ऐसे केस में बच कब सकता है ऑडिटर, द प्रोस्पेक्टस इज इशूड विदाउट हिज नॉलेज और कंसेंट। मींस ऑडिटर के नॉलेज के बिना और कंसेंट के बिना अगर प्रोस्पेक्टस इशू किया गया है, तब नेक्स्ट जो हमारा he withdrew his consent in writing before delivery of the prospectus for registration। मीन्स प्रोस्पेक्टस इशू होने से पहले, प्रोस्पेक्टस इशू होने से पहले अगर ऑडिटर ने अपने कंसेंट को विदड्रॉ कर लिया, देन ऐसे केस में भी जो लाइबिलिटी ऑडिटर्स अपनी लाइबिलिटी से ऑडिटर बच जाएगा। किस चीज की लाइबिलिटी, अबाउट द ऐसी लाइबिलिटी जो कि मिस स्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस से अराइज होगी। और नेक्स्ट जो है हमारा वो है, he should have withdrawn his consent after issue of prospectus but before allotment of shares and reasonable public notice has been given by him regarding this। देखिए, वो अपना कंसेंट विड्रॉ कर ले कब, अब प्रोस्पेक्टस इशू तो हो गया है, इशू होने के बाद वो विड्रॉ करे, लेकिन अलॉटमेंट से पहले, शेयर्स का अलॉटमेंट होने से पहले अगर वो विड्रॉ कर लेता है, देन वो अपनी इस सिविल लायबिलिटी से बच सकता है। अब नेक्स्ट जो है हमारा वो है क्रिमिनल लायबिलिटी ऑफ ऑडिटर अंडर कंपनीज एक्ट 2013, जिसमें कि फर्स्ट है अनट्रू स्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस, नेक्स्ट है नॉन कंप्लायंस बाय ऑडिटर, फेल्यूर टू असिस्ट इन्वेस्टिगेशन, फेल्यूर टू असिस्ट प्रोसिक्यूशन ऑफ गिल्टी ऑफिसर, फेल्यूर टू रिटर्न प्रॉपर्टी बुक्स और डिपोज, पेनल्टी फॉर फॉल्सिफिकेशन ऑफ बुक्स, प्रोसिक्यूशन ऑफ ऑडिटर। ओके, अब हम लोग इसे डिस्कस कर, जिसमें फर्स्ट है हमारा अनट्रू स्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस।
The auditor is liable when he authorizes a false or untrue prospectus. मींस यहाँ देख रहे हैं ऑथराइजेस कि ऑडिटर ने क्या किया कि किसी तरीके का प्रोस्पेक्टस में फॉल्स और अनट्रू स्टेटमेंट है उसको उसने ऑथराइज कर दिया. When a prospectus include any untrue statement, every person who authorizes the issue of prospectus shall be imprisoned for the period of 6 months to 10 years or with a fine which may be 3 times the amount involved in the fraud or with both. ध्यान दीजिए, प्रोस्पेक्टस में किसी तरीके का अनट्रू स्टेटमेंट दिया और किसी तरीके का अनट्रू स्टेटमेंट को ऑडिटर ने अगर ऑथराइज कर दिया है, देन ऐसे केस में ऑडिटर के ऊपर लायबिलिटी अराइज होगी और लायबिलिटी अराइज होने के साथ साथ उनके ऊपर पनिशमेंट भी होगा. जैसे कि पनिशमेंट 6 मंथ से 10 ईयर्स का पनिशमेंट हो सकता है और फाइन या तो फिर फाइन लगेगा. फाइन मीन्स ऐसा फाइन कि अगर प्रोस्पेक्टस के थ्रू फ्रॉड जो हो गया, जैसे इन्वेस्टर्स का पैसा इन्वेस्ट हो गया, फॉर एग्जांपल एक अनट्रू स्टेटमेंट के बेसिस पे इन्वेस्टर्स ने 10 लाख रुपीस इन्वेस्ट कर दिए, देन उसका ट्रिपल 3 टाइम्स 30 लाख रुपीस का फाइन लग जाएगा. किसके ऊपर? वो सब पर्सन के ऊपर जिसने जो कि रिस्पॉन्सिबल है किस चीज के लिए? प्रोस्पेक्टस में रॉन्ग इंफॉर्मेशन के लिए. और ऑडिटर भी रिस्पॉन्सिबल होंगे कब? जब उस रॉन्ग इंफॉर्मेशन को ऑडिटर ऑथराइज करेंगे. नेक्स्ट जो है नॉन कंप्लायंस बाय ऑडिटर, बहुत ही सिंपल है. इफ ऑडिटर डज नॉट कंप्लाई रिगार्डिंग मेकिंग ए रिपोर्ट और साइनिंग ऑथराइजेशन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट्स एंड मेक विलफुल नेग्लेक्ट ऑन द पार्ट. मींस बहुत ही सिंपल है. मींस नॉन कंप्लाई मींस एक तरीके से मानिए सपोर्ट नहीं कर रहे हैं. ओके, मींस ऑडिटर को क्या करना है? अगर ऑडिट कर रहे हैं तो उन्हें रिपोर्ट भी बनानी है. रिपोर्ट भी रूल रिपोर्ट बनाने के रिपोर्ट बनाने से वो नेग्लेक्ट कर रहे, रिपोर्ट नहीं बना रहे, रिपोर्ट बना के सबमिट नहीं कर रहे हैं. ऑडिटर, जैसे हम लोगों ने ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर में पढ़ा था कि ऑडिटर को कुछ कुछ डॉक्यूमेंट्स ऑथेंटिकेट भी करने होते हैं. जैसे कि बहुत ही सिंपल है प्रोस्पेक्टस. अगर प्रोस्पेक्टस में सब इंफॉर्मेशन सही है फिर भी ऑडिटर जो है वो ऑथराइज नहीं कर रहे हैं, उसको ऑथेंटिकेट नहीं कर रहे हैं, विलफुल नेग्लेक्ट कर रहे हैं. विलफुल नेग्लेक्ट का मतलब हो गया कि जानबूझ के इंटेंशनली नेग्लेक्ट कर रहे हैं. देन ऐसे केस में भी उनके ऊपर क्रिमिनल लायबिलिटी अराइज होगी और उनके ऊपर फाइन मंथली मीन्स 25,000 से 5 लाख रुपए तक का लग सकता है. नेक्स्ट जो हमारा फेल्यूर टू असिस्ट इन्वेस्टिगेशन, जैसा कि हम लोगों ने ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर में पढ़ा था कि जब कंपनी में किसी तरीके का इन्वेस्टिगेशन हो, फॉर एग्जांपल सेंट्रल गवर्नमेंट ने कंपनी के ऊपर इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करने की ऑर्डर की है, अगर ऐसे में इन्वेस्टिगेशन चल रहा हो देन एट दैट टाइम जो ऑडिटर है उनको फुल्ली सपोर्ट करना है. अगर इन्वेस्टिगेशन को अगर ऑडिटर सपोर्ट नहीं करते हैं देन फिर उनकी क्रिमिनल लायबिलिटी अराइज होती है और ऐसे में उन्हें फाइन लग सकता है 1 लाख रुपीस का. नेक्स्ट जो है हमारा फेल्यूर टू असिस्ट प्रोसिक्यूशन ऑफ गिल्टी ऑफिसर, बहुत ही सिंपल है कि अगर कंपनी का कोई ऑफिसर जो कि गिल्टी है, एक्यूज्ड है, उसके ऊपर प्रोसिक्यूशन हो रहा है, उसके ऊपर दोषारोपण हो रहा है, अगर ऐसे में ऑडिटर को क्या है कि ऑडिटर की ड्यूटी है कि इसमें वो असिस्ट करे. अगर ऑडिटर असिस्ट नहीं करता है देन उनकी क्रिमिनल लायबिलिटी अराइज होती है एंड ही विल बी पनिशेबल. नेक्स्ट जो हमारा फेल्यूर टू रिटर्न प्रॉपर्टी बुक्स और पेपर्स, सिंपल है. व्हेन अ कंपनी इज वाउंड अप द ऑडिटर इज सपोज्ड टू प्रेजेंट द सब्जेक्ट हिमसेल्फ टू अ प्राइवेट एग्जामिनेशन बाय द कोर्ट. जब कंपनी वाइंड अप हो चुका है, कंपनी बंद हो चुका है, फिर उसके बाद ऑडिटर के पास जो भी मींस कोई प्रॉपर्टी है पोजीशन में, बुक्स है पोजीशन में या कोई पेपर है पोजीशन में, देन उसको वो कोर्ट में जाकर के सबमिट कर दे. अगर ऑडिटर ऐसा नहीं करता है देन उनको जेल की सजा हो सकती है. नेक्स्ट जो है पेनल्टी फॉर फैल्सिफिकेशन ऑफ बुक्स. फैल्सिफिकेशन में जो कंपनी के बुक्स हैं उसको ऑडिटर ने या तो डिस्ट्रॉय कर दिया, फाड़ दिया, किसी तरीके के उसमें चेंजेस किए, ओके, देन ऐसे में भी ऑडिटर की क्रिमिनल लायबिलिटी अराइज हो जाती है और इसमें ऐसे में भी वो पनिशेबल हो सकते हैं और इम्प्रिजन भी हो सकते हैं. नेक्स्ट जो है प्रोसिक्यूशन ऑफ ऑडिटर. अब यहां बात होगी प्रोसिक्यूशन ऑफ ऑडिटर मींस यहां पे ऑडिटर तो गलत साबित हो चुके हैं, ओके, अब ऑडिटर पे कोर्ट की तरफ से प्रोसिक्यूशन चल रहा है. अब प्रोसिक्यूशन जब चल रहा है तब जैसे कि मान के चलिए जो भी पर्सन है इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं वो जो जो डॉक्यूमेंट्स का डिमांड करेंगे ऑडिटर को वो सब चीज सबमिट करना है, प्रॉपरली प्रेजेंट करना है. अगर वो प्रोसिक्यूशन में असिस्ट नहीं करते हैं, खुद के प्रोसिक्यूशन में अगर असिस्ट नहीं करते हैं
तब भी वो लाइबल होते हैं, लाइबिलिटी उनके राइज होती है, क्रिमिनल लाइबिलिटी राइज हो जाती है और उनके ऊपर फाइन 25,000 से 1 लाख तक का लग सकता है। ओके, ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में भी हम लोग लाइबिलिटीज ऑफ ऑडिटर के नेक्स्ट लेक्चर को डिस्कस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।